थे, ये क्यों हुआ, बीच बीच में जैसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स आएंगे जो कि बाद में पूछे जा सकते हैं आपको पेपर के अंदर, तो जहां जहां वही सेम क्राइटेरिया रहेगा, स्टार मार्क करूंगा, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी मेरे से कहानी सुन लेना, तो उससे आपका जो पूरा काम है वो हो जाएगा। तो आइए रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डिसकंटेंट अमंग द रूलिंग चीफ्स एंड द रॉयल फैमिलीज, उसकी वजह से क्या है, क्यों हुआ था ये डिसकंटेंट। सबसे पहले तो है सब्सिडरी अलायंस का मुद्दा, ये सारा कुछ आपने कवर किया हुआ है, एक बार के लिए बता रहा हूं, अगर आपको लगेगा कि आपको ये नहीं पता तो सिर्फ उसको नोट डाउन कर लेना। सब्सिडरी अलायंस की वजह से बहुत सारे जो साम्राज्य हैं, जो प्रोविंसेस है, उनकी जो डायनेस्टीज है वो खत्म हो गई। वो आपको मैंने बार बार बताया, अवध की बात कर सकते हैं, मैसूर, मराठा, वो सारा कुछ। तो ये एक मेजर मुद्दा था। उसके अलावा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई राजा बिना अपनी संतान के मर जाएगा तो उसकी सारी टेरिटरी को कौन हड़प लेगा, कौन अनेक्स कर लेगा, इट विल बी नेक्स्ट बाय द ब्रिटिशर्स। सो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो हम झांसी की सारी रिवोल्ट सुनते हैं, रानी लक्ष्मीबाई किस वजह से जंग के मैदान के अंदर उतरी थी, क्योंकि उनका जो पति के मरने के बाद कोई बेटा नहीं था। उन्होंने अडॉप्ट किया था एक बेटे को, पर क्योंकि अंग्रेजों ने मना कर दिया था कि ये आपके बायोलॉजिकल सन नहीं है, इसी वजह से हम ये जो पूरा साम्राज्य वो अपने अंदर एनेक्स करते हैं, इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट किया था। देन कोलैप्स ऑफ द रूलर्स, जो कि अरसवाइल अरिस्टोक्रेसी थी। जब हम वहां पर बात करेंगे, जैसे जैसे नया सिस्टम लेके आएंगे अंग्रेज, तो जो पुराने लैंडलॉर्ड्स हैं, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनको रिप्लेस करके एक न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स बनेगा, और इसी वजह से देयर वाज अ डिसकंटेंट अमंग द सोसाइटी, और ये वन ऑफ द कॉजेज है फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। यहां से आपको कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ एक अगर एक बार सुन लोगे तो पेपर के अंदर जाके वहां पर याद आ जाएगा। देन द एलियन रूल ऑफ ब्रिटिश, कि ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो पसंद नहीं आ रहा था, सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द कॉजेज। देन एंटी ब्रिटिश फीलिंग वर पर्टिकुलरली स्ट्रांग इन दीस रीजन्स लाइक बर्मा, असम, जो कि इनिशियली अभी रिसेंटली अनेक्स किए गए हैं, कुर्ग, सिंध, पंजाब, एंड देयर वाज व्हिच वर अनजस्ट अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर। कुछ भी नोट डाउन नहीं करना। देन एबॉलिशन ऑफ रीगल टाइटल्स, इसको पक्का से नोट डाउन कर लो, ये जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर आपको मैंने बताया था कि जो लास्ट मुगल रूलर है बहादुर शाह टू, उसको राजा बनाया जाएगा, उसको हेड बनाया जाएगा ऑफ द आर्मी विच रिवोल्टेड अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी।
पर इससे पहले ही उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इसके बाद कोई भी राजा नहीं बनेगा, उसको मुगल एम्परर की जो उपाधि है वो नहीं दी जाएगी। ये चीज आपको पक्का से ध्यान में रखनी है अगर कल को आए कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद अंग्रेजों ने ये कहा कि आफ्टर द रिवोल्ट, कि रिवोल्ट जब खत्म हुआ कि अब हम मुगल एम्परर की गद्दी को खत्म करते हैं, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। So the Mughal Emperor Bahadur Shah too had grown old and weak. Lord Dalhousie recognized the succession of Mughal prince Fakiruddin, but he was not in favor of retaining an imperium and imperio. Imperium in imperio का मतलब होता है एक साम्राज्य के अंदर दूसरा साम्राज्य, एक एम्पायर के अंदर दूसरा एम्पायर। मतलब कि सबसे बड़ा एम्पायर इंडिया के अंदर इस टाइम के अंदर कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का एम्पायर। वो कहते हैं अगर इसके अंदर भी मुगल एम्पायर एग्जिस्ट करेगा वो हमारे को पसंद नहीं है, एंड दस ही विल इंपोज स्ट्रिक्ट कंडीशंस ऑन हिम। तो उस टाइम के अंदर कौन सा गवर्नर जनरल है? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने पहले ही कह दिया था, ऑल्दो ये जो बहादुर शाह टू है, ये जो गद्दी के ऊपर आया है हम इसको मानते हैं, जब अगला इसका जो बेटा है मुगल प्रिंस फकीरुद्दीन, उसके सक्सेशन को भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं, पर हम नहीं चाहते कि एम्पायर के अंदर एम्पायर बना रहे। तो इसी के चलते फकीरुद्दीन जिसके सक्सेशन को मान लिया गया था वो बाय लक मर जाएगा, एंड जो अगला राजा आएगा, अगला गवर्नर जनरल आएगा लॉर्ड कैनिंग, डिक्लेयर करेगा दैट द प्रिंस नेक्स्ट इन सक्सेशन वुड हैव टू रिनाउंस द रीगल टाइटल एंड द एंसेस्ट्रल मुगल पैलेसेस। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले ही इन्होंने जो मुगल सक्सेशन का पूरा प्रोसेस है, मुगल एम्पायर को खत्म करने की बात कर दी थी कि इसके बाद कोई भी जो राजा है वो नहीं बनेगा, क्योंकि जो बेटे को रिकॉग्नाइज किया गया था उसका पहले ही देहांत हो गया था। ये पॉइंट आपको पक्का से ध्यान में रखना है, क्योंकि बाकी बच्चे इसको स्किप आउट करके जाते हैं। हाँ जी, इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। एंशिएंट बहुत जल्दी होती है क्योंकि उसमें सिलेबस कम है, तो वो हम करेंगे। उसके अलावा अगले कॉजेज की बात करें, इकोनॉमिक पॉइंट के अंदर कॉजेज की बात करें तो एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स व्हिच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। यहां पर हम परमानेंट सिस्टम की बात कर सकते हैं, रोहितवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम की बात कर सकते हैं। ये इन द एंड मैं आपको अलग से करवाऊंगा, तो ये वन ऑफ द कॉजेज है। अभी के लिए आपको इतना ही समझना है। फिर हम बात करेंगे अ न्यू प्लांटेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1833। नोट डाउन नहीं करना, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ परमिटिंग इंग्लिशमैन टू एक्वायर लैंड प्लांटेशंस इन इंडिया। द हार्ड हिट वर द पीजेंट्स ऑन द इंडिगो प्लांटेशंस इन बंगाल एंड बिहार। तीन कठिया सिस्टम। जब हम चंपारण के सत्याग्रह की बात करते हैं वहां पर हम इस तीन कठिया सिस्टम की बात करते हैं, जहां पर फार्मर्स को एक तरह से सप्रेस किया जाता है, उनको उनके ऊपर जोर डाला जाता है कि आपको तीन हिस्सों के अंदर जो इंडिगो है उसको उगाना ही उगाना है, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा थी यूरोपियन मार्केट के अंदर फॉर द ब्लीचिंग पर्पसेस। पर जैसे जैसे आप देखोगे कि जर्मनी के अंदर सिंथेटिक डाई की इन्वेंशन होगी तो इस इंडिगो की डिमांड की कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। वो अगली कहानी है, पर यहां पर आपको सिर्फ याद रखना है कि तीन कठिया सिस्टम क्या है। इस वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया था पीजेंट्स के ऊपर, जिस वजह से उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर पार्टिसिपेट किया। और उसके अंदर उसके अलावा आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि जब भी हम रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करते हैं, दिस वॉज अ रिवोल्ट नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इसको नोट डाउन कर लो, कल को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत हो सकता है। that this was a revolt not only against the Britishers but also against the big landlords and जमींदार्स, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ज्यादा सप्रेस किया था, बहुत ज्यादा ऑपरेशन दिखाया था किसके ऊपर? पीजेंट्स और फार्मर्स के ऊपर। तो जब ये रिवोल्ट ऑफ 1857 चलेगा तो आप देखोगे कि बहुत सारे पीजेंट्स इकट्ठा होकर इनके ऊपर अटैक करेंगे। इनके जो बुक्स हैं, जो अकाउंट की बुक्स है, फाइनेंस बुक्स है, उनको आग लगा देंगे, इनको घरों को आग लगा देंगे। So this revolt of 1857 was not only a revolt या फिर fight against the Britishers but also against the big landlords and जमींदार। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, कल को यहां से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। सो नाउ अगला कॉज क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। ये आप सबको पता है कि जैसे जैसे अंग्रेज आए
उन्होंने क्या किया कि इंडिया को एज अ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया कि हम यहां से चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे, वहां से फिनिश गुड्स बन के आएंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सकें, जिसकी वजह से यहाँ की जो इंडस्ट्री है, जो यहाँ की लोकल अर्बन इंडस्ट्री है या फिर विलेज इंडस्ट्री की बात करें, उसको बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। तो दिस वाज वन ऑफ द कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। बेसिक एक्सप्लेनेशन है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सो एबॉलिशन ऑफ टाइटल वाज डन बाय कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग 1856 में वो आएंगे, तो वो नोट डाउन कर लो। नहीं नहीं, कोई भी रीगल टाइटल मीनिंग कि अगला मुगल राजा कौन है, वो उसका मतलब है रीगल टाइटल, कि अब से कोई भी राजा नहीं है मुगल एम्पायर के अंदर। कितने गवर्नर जनरल याद करने हैं, क्या क्या करना है, तो वो मैं आपको जहां जहां बीच में बता रहा हूं तो सिर्फ उसको ध्यान में रख लो, जहां मैंने कहा है इसको ध्यान में रखना है। तो उसके अलावा सारे याद करने की जरूरत नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट कुछ होगा तो मैं आपको खुद से करवाऊंगा, जो जो मैं आपको स्किप आउट करवा रहा हूं वो आप छोड़ के जाएंगे। इन केस कुछ रह जाएगा यहाँ पर तो वो भी मैं आपको पॉइंटर्स सॉरी टॉपिक बताऊंगा कि आपको खुद से नोट करने हैं, तो उसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है। नाउ मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स इमर्ज एज अ न्यू लैंडलॉर्ड्स, ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो अटैक हुआ वो इनके अगेंस्ट भी होगा क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ऑपरेशन किया था। एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश एंड द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अब ये बहुत बेसिक पॉइंट है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो किया करते थे, अपने आप को ऊपर रखा करते थे वगैरह वगैरह। एरोगेंट एटीट्यूड, इसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे। सो देन सॉरी ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन एंड कल्चर। अब ये देखो कि ये मैंने आपको बता दिया था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें मैंने आपको याद रखने का तरीका क्या बताया था कि 19वीं सदी की शुरुआत में अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो रिलीजन और एजुकेशन के मुद्दे के ऊपर हम बना सकते हैं। तो वहां से आप रिकॉल कर सकते हो दैट द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, की सबसे पहली बार क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया था कि आप आइए इंडिया में अपने धर्म को प्रोपोगेट कीजिए। एंड देन वी हैव इन 1850 द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, इसको आपको नोट डाउन करना है कि ये जो रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट है वो क्या है। अब ये समझो कि हिंदू रीति रिवाज से होता है कि मान लो कि इसको कहा जाता है लेक्स लॉकी एक्ट भी, इसको भी नोट डाउन कर लो। अब मान लो किसी बच्चे ने अपने धर्म को कन्वर्ट कर लिया, उसने हिंदू से क्रिश्चियनिटी में चले गया, तो उस टाइम के अंदर क्या था, अगर आपका कन्वर्जन हुआ है तो आप अपने पिता की प्रॉपर्टी को, संपत्ति को नहीं इनहेरिट कर सकते। तो उसी के चलते बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने से मना कर देते थे, ऑल्दो उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता था करिए फॉर सो एंड सो रीजंस, पर क्योंकि वो फिर अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते और सबसे बड़ा भगवान से भी बड़ी क्या चीज है, वो है पैसा, वो है प्रॉपर्टी, तो वो मना कर दिया करते थे। तो इस चीज को दूर करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक स्पेशल एक्ट पास किया गया जिसको लेक्स लॉकी एक्ट ऑफ 1850 भी कहा जाता है या फिर रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट भी कहा जाता है। इसके हिसाब से क्या था कि अगर कोई बेटे ने, अगर किसी बच्चे ने अपने धर्म को कन्वर्ट किया फ्रॉम हिंदुइज्म टू क्रिश्चियनिटी या फिर और किसी धर्म से भी क्रिश्चियनिटी, तब भी वो कन्वर्जन के बाद अपने पिता की जो प्रॉपर्टी है, अपने पिता की जो संपत्ति है उसको इनहेरिट करने के लिए रेडी है, उसको इनहेरिट करने के लिए उसके ऊपर कोई लीगल बैरियर नहीं है। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। So this act was passed which modified certain Hindu customs. For example, it stated that the change of a religion would not debar a son from inheriting the property of his heathen father. Heathen father का मतलब होता है जो एक भगवान से ज्यादा भगवानों में मानते हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर आपने देखा होगा कि वो सिर्फ एक ही भगवान में, वन गॉड में मानते हैं, और वो मानते हैं कि जो भी लोग एक भगवान से ज्यादा में मानते हैं दे आर हीदन। तो ये सारा कुछ है। नाउ आर्मी के अंदर क्या क्या दिक्कतें थी, लो सैलरी एंड पुअर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन, की सैलरी एक तो बहुत ज्यादा कम थी, अगर हम इंग्लिश काउंटर पार्ट्स के मुकाबले की बात करें तो उनके हिसाब से सैलरी काफी कम थी, एंड किसी भी बंदे को किसी भी इंग्लिश काउंटर पार्ट के हिसाब से आप प्रमोट कभी भी नहीं हो सकते थे। एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाके आपको रोक दिया जाता था, और जो स्पेशल पोस्ट है, जो ऊपर की पोस्ट है, देवर स्पेशली रिजर्व फॉर द इंग्लिश काउंटर पार्ट्स। ये बेसिक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी यहां पर याद रखने की जरूरत नहीं है। कंडीशन ऑफ सर्विस, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वेयरिंग कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स, ये सारे बेसिक मुद्दे हैं, ये आपको पता ही होंगे।
यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखनी है कि कैनिंग के द्वारा सबसे पहले तो एबॉलिशन ऑफ रीगल टाइटल्स किया गया था, उसके अलावा एक और चीज पास की गई थी जो कि है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। अब ये देखो कि ये जो एक्ट है वो क्यों था, कि हिंदू धर्म के हिसाब से क्या था उस टाइम के अंदर, कि अगर आप जो समुद्र को, जो ओशियन को या फिर वाटर बॉडीज को पार करके किसी और देश में चले जाते हैं तो आपका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। और जैसे ही कुछ सोल्जर्स वहां से वापस आएंगे तो उनको अपनी कास्ट से, कम्युनिटी से, क्रीड से बाहर कर दिया जाता था कि आपका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो चुका है। तो काफी ज्यादा जो सोल्जर्स हैं जो कि वेरियस रिलीजन से बिलोंग करते थे वो मना कर दिया करते थे कि हम दूसरे देशों में जाके, जो कि समुद्र के पार है, जो ओशियंस के पार है, तो हम वहां पर जाके नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारे धर्म के अगेंस्ट है। तो उसी के चलते क्या किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मनाने के लिए ये जो एक्ट है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट को पास करवाया गया, जहां पर पहले उनसे फौज में भर्ती होने से पहले ही लिखवा लिया जाता था कि जहां पर भी जरूरत होगी वहां पर आपको भेजा जाएगा, आप मना नहीं कर सकते। सो दिस इज जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। आपको ये पक्का नोट डाउन करना है, ये कल को पूछा जा सकता है। So which decreed that all the future recruits of the Bengal Army would have to give an undertaking to serve anywhere their services which might be required by the governor। और इसी के चलते हमारे को वेल्योर म्यूटनी ऑफ 1806 देखने को मिलती है। जब हम म्यूटनी वगैरह को डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये होगा। तो इक्वली अनहैप्पी विद हिज एम्यूलमेंट्स, वही है कि कितना पैसा मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, वो सारा कुछ है। सो द सेपॉयज इनफैक्ट वाज अ पीजेंट इन यूनिफॉर्म, कि उनको यूनिफॉर्म बना के पीजेंट बना दिया जाता। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हुई थी जिसकी वजह से लोगों के मन में बहुत आक्रोश था, वो है द पोस्ट ऑफिस एक्ट। आपको पता होगा कि आर्मी के अंदर अगर आपने कोई उस टाइम के अंदर पोस्ट भेजनी है या मंगवानी है तो आपके ऊपर कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता था, आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ये जो पैसा है दिस वाज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। पर यहां पर 1854 में जब ये पोस्ट ऑफिस एक्ट को पास किया गया, दिस विड्रू द फ्री पोस्टेज प्रिविलेज ऑफ द सिपॉयज। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा आक्रोश था लोगों के मन में। इसको नोट डाउन कर लो। सो जो वेलोर की म्यूटिनी है इन द ईयर 1806, एट वेलोर द टर्बन वाज रिप्लेस्ड बाय अ लेदर कॉकरेज। आपको पता होगा कि उस टाइम के अंदर सिर्फ सिख लोगों के द्वारा या सरदारों के द्वारा ही टर्बन नहीं पहनी जाती थी, बट रादर टर्बन वाज अ पार्ट ऑफ द कल्चर। अगर आप राजस्थान में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, हर एक जगह के अंदर अपनी अलग तरह की टर्बन थी। टर्बन को एक तरह से रेस्पेक्ट का मार्क माना जाता था, एंड नॉट इट बिलोंग टू द, नॉट दैट इट बिलोंग टू अ सर्टेन रिलीजन या फिर सर्टेन एरिया। हर एक जगह के अंदर इस चीज को पहना जाता था, किसी भी धर्म के अगर लोग हों। तो उसी वजह से जब वेलोर के लोगों को कहा गया कि आप अपने टर्बन को नहीं पहनेंगे, बट रादर इट वाज रिप्लेस्ड बाय अ लेदर कॉकरेज फॉर वेरियस सिक्योरिटी रीजन, तो उस वजह से यहां पर आपको रिवोल्ट देखने को मिलता है। यहां पर अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो यहां पर भी नोट डाउन कर लीजिए। देन फिर अल्टीमेटली ये शुरू कैसे होगा, जो आपने पूरे मंगल पांडे का वो कहानी देखी है, तो दिस दैट वाज द मूवी अगर देखिए तो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। जहां पर कुछ लोग मंगल पांडे उठा के जब उसको सजा देनी होती है तो वो अपने जो अफसर के ऊपर गोली चला देता है, तो वहां पर बाद में उसको फांसी होती है। और वहीं से पूरा रिवोल्ट ऑफ 1857 हमारे को भटकता हुआ दिखता है। So in 1824, the sepoys of Barakpur refused to go to Burma as crossing the sea meant loss of caste। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट करवा चुका हूँ, ये सारा कुछ है। In 1857 there were reports of bone dust in the floor ration। अब ये भी एक कारण है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुद्दा हुआ। दो चीजें हैं, एक तो सबसे पहले कि जो राशन में आटा आ रहा था उसमें एक रूमर फैल गया कि इसमें जो है बोन डस्ट है, कि जो जानवर की जो हड्डियां हैं उसका चूरा मिला के डाला हुआ है। ये सबसे बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से जो लोग वेजिटेरियन थे उन्होंने बहुत ज्यादा रिवोल्ट किया। और दूसरा है जो एनफील्ड राइफल्स है, उसके अंदर जो गोलियां, जो बुलेट्स पड़ती थी उस टाइम के अंदर, मान लो आपको कोई भी गोली चलानी है तो आपको पहले उसको बाइट करना पड़ेगा, फिर आप वो चला सकते हैं। और ये रूमर फैल गया कि यहाँ पर इसके ऊपर या तो काऊ का फैट लगा हुआ है या फिर पिग का फैट लगा हुआ है। अगर तो काऊ का फैट है तो वो हिंदुओं के लिए मुश्किल है, क्योंकि काऊ को मदर माना जाता है, उस बिलीफ से माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा हॉली एनिमल है। एंड ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो उनके लिए पिग को वही सेम कंडीशन है। तो इसी वजह से आप देखोगे कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज बोथ वर इक्वली फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस रूमर दैट द बुलेट एंड फील्ड
जो गोली का नाम था उस टाइम के अंदर एनफील्ड, आज की बुलेट एनफील्ड का रेफरेंस मत ले लेना, कि उसके ऊपर जो ये फैट लगा हुआ है वो हमारे धर्म के अगेंस्ट है, जिस वजह से ये सारा जो हमारे को रिवोल्ट ऑफ 1857 देखने को मिलता है। ये चीज ध्यान में रखना, कई बार व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द दिस रिवोल्ट वहां पर पूछा जा सकता है। तो आइए अब आगे चलते। अफगान वॉर, पंजाब वॉर, ये सारा कुछ मैं आपको करवा चुका हूं। ग्रीस कार्टेज इवेंट, ये मैंने आपको अभी समझा दिया, काउ फैट पिग फैट वाला वो सारा कुछ। तो ये सारी म्यूटिनीज हैं जो अभी होके हटी हैं, और आपको वो करने की जरूरत नहीं है। ये सारा सिलसिला है कि किस तरह से जो हमारा रिवोल्ट है वो शुरू होगा, पर ये सिर्फ कहानियां हैं, ये आपको पर्पस से बाहर है, ना ही आपको करनी है। तो ये आगे चलते हैं, किस तरह से सारा सिलसिला होगा वो सारा कुछ है, वो हम नहीं कर रहे। आपको ना ही याद करना है, ना ही कुछ करना है। अब समझो कि ये जस्ट जितने भी सोल्जर जो कि रिवोल्ट के अंदर उतरेंगे, अब उनको नहीं पता कि रिवोल्ट को लीड किस तरह से करना है। तो वो क्या करेंगे कि दिल्ली की तरफ प्रोत्साहन करना शुरू कर देंगे, कि दिल्ली की तरफ चलना शुरू कर देंगे, और वो समझेंगे कि हम दिल्ली में रेड फोर्ट तक जाएंगे, और वहां पर जाके जो मुगल एम्पायर है उस टाइम का, ऑल दो चाहे उसकी जो अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा वीक हो गई है, पर अभी भी मुगल एम्पायर को ऐसा देखा जाता था कि वो इंडिया का एम्पायर है। तो उन्होंने समझा अगर हमारे को पूरे रिवोल्ट को पूरे इंडिया तक फैलाना है तो इस मुगल एम्पायर को हमारा हेड बनाना पड़ेगा। ऑल्दो ये जो मुगल एम्पायर है उस टाइम का बहादुर शाह टू, वो नहीं चाहता था कि मैं मुगल एम्पायर बनूं, वो तो अपनी आराम से शायरी करना चाहता था, पर फिर भी उसको ना चाहते हुए बनना पड़ा। और उसी के चलते फिर आप देखोगे कि इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तरह सिंबलाइज किया जाता है, कि जो ज्यादातर सोल्जर्स थे वो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते थे, एंड ऑन द अदर हैंड साइड जो इनका लीडर था वो एक मुस्लिम था। सो दिस रिवोल्ट ऑफ 1857 सिंबलाइज द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये पूरा कहानी है, जहां जहां बस एक्सप्लेन कर रहा हूं वो सिर्फ आपको सुनना है, उसके अलावा नोट डाउन करने वाला कुछ भी नहीं है। सो द एजेड एंड द पावरलेस बहादुर शाह जफर वाज प्रोक्लेम्ड द एम्पायर ऑफ दिल्ली, और बाद में जगह जगह के ऊपर आपको रिवोल्ट देखने को मिलते हैं। सो यस दिस इज। अब ये एक चीज ध्यान में रखना, कल को अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए दैट डिड होल ऑफ द इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवोल्ट ऑफ 1857, तो उसका आंसर होगा नहीं। अगर हम साउथ ऑफ द नर्मदा की बात करें, इट वाज रिलेटिवली अनअफेक्टेड, वहां पर कुछ भी ऐसा हमारे को देखने को नहीं मिलता। सो दिस रिवोल्ट ओनली टुक प्लेस इन अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द नॉर्थ इंडिया ओनली, और उसमें भी सर्टेन सेक्शंस, ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा नॉर्थ इंडिया इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में था। अगर हम पंजाब एम्पायर की बात करें तो वो दे साइडेड विद द ब्रिटिशर्स। यहाँ पर हम पटियाले की सभ्यता की बात करें, पटियाले की रियासत की बात करें, जयपुर के घराने की बात करें, सो दे वर ऑल विद द ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो हमारे को उतना ही ज्यादा फेवर मिलेगा, हमारे को उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, अपने देश के लिए काम करने का कोई फायदा नहीं है। उसके पीछे बेसिक कारण भी यही था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, दैट दे डिड नॉट हैड द नोशन कि देश को भी बचाना है। उनको सिर्फ अपनी जो टेरिटरी थी, अपनी जो रियासत थी, उससे ही मतलब था। उनके पास विजन ही नहीं था कि कल को अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो देश को भी बचा सकते हैं। ये एक बेसिक कारण था। तो यहां से ये पॉइंट को ध्यान में रखना, दैट नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिमेन्ड, यहां पर साउथ आएगा, साउथ ऑफ द नर्मदा रिमेन्ड अनडिस्टर्ब। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। यहां पर ज्यादा चीजें वो सुनने वाली है, समझने वाली है, अगर समझ में आ जाएंगी तो वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पर हर एक जगह के अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, वो आपको पक्का से नोट डाउन करने हैं कि दिल्ली के अंदर किसने लीड किया, बरेली के अंदर किसने लीड किया। तो एक साइड के ऊपर एरियाज के नाम लिख लो, और दूसरी साइड के ऊपर उसके लीडर्स के नाम लिख लो, जिन्होंने लोगों ने लीड किया है, वो सारा कुछ आपको अभी नोट डाउन करना है। दिल्ली की बात करें, ऑल दो यहाँ पर जो मुगल एम्पर है बहादुर शाह वो लीड कर रहा है, पर यहाँ पर जो असल जनरल है, जो रियल जनरल है, जो कि लीड करेगा लोगों को, वो है जनरल बख्त खान। तो इस तरह से नोट डाउन कर लो, दिल्ली जनरल बख्त खान। इस तरह से आगे आगे जो आता जाएगा वो होता जाएगा। वो हैड लेड द रिवोल्ट ऑफ बरेली ट्रूप्स एंड ब्रॉट देम टू दिल्ली। कानपुर की बात करते हैं तो वहां पर है नाना साहिब, ठीक है। उसके बाद तांत्या तोप इनके साथ ही थे, ये भी नोट डाउन कर लो। उसके बाद अगर हम बात करें लखनऊ की, लखनऊ के अंदर कौन है, बेगम हजरत महल। झांसी की बात करें, ये आपको पता ही होगा, रानी लक्ष्मीबाई।
बरेली की बात करते हैं तो यहां पर है खान बहादुर खान। ये सारे आपको एक ही पेज के अंदर एक ही लाइन में नोट डाउन करने हैं। बिहार की बात करें तो यहां पर है कुंवर सिंह। इसकी डिटेल में नहीं जाने की जरूरत कि उन्होंने क्या किया, कहां से वो वगैरह वगैरह, वो जरूरत नहीं है आपको। और फैजाबाद की बात करें तो यहां पर है मौलवी अहमदुल्ला। तो यहां पर एक एक करके ऑल दो लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, पर वो एक एक करके गिरते जाएंगे और अल्टीमेटली सबको शांत कर दिया जाएगा, कुछ को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, कुछ भाग जाएंगे। उसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे। अब सर्टेन एरियाज हैं कि वहां पर किस पुलिस ऑफिसर ने अपना जोर दिखा के पूरे एरिया को शांत करवाया या फिर दोबारा से रीएनेक्स किया। उनके 3 नाम है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, तो आइए एक बार वो भी नोट डाउन कर। यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज एक बार अप्लाई कर दो। यहां तक किसी को कोई डाउट क्वेरी तो नहीं है? ठीक है, तो यहां पर है। तो अल्टीमेटली जब इस रिवोल्ट को शांत किया जाएगा, बहादुर शाह वॉज टेकन एज प्रिजनर एंड ही वॉज एक्साइल्ड टू रंगून वेयर ही विल डाई। ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। Thus, the great house of the Mughals was finally and completely extinguished. With the fall of Delhi, the focal point of the revolt disappeared. ये 3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि दिल्ली एंड लखनऊ के अंदर कौन है? सर कॉलिन कैम्पबेल। झांसी के अंदर है सर ह्यू रो एंड बनारस के अंदर है कॉलोनल नील। ये तीनों नाम ध्यान में रखना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। ये नोट डाउन करना आपको। तो आइए आगे चलते। सो रीजन फॉर द फेलियर कल को अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वहां पर पूछा जा सकता है। सबसे पहले लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड, कि बहुत ही छोटा एरिया था, तो बहुत बड़ा एरिया होता तो ज्यादा प्रेशर डाल सकते थे, उसकी वजह से अनअफेक्टेड रह गया। तो ये आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सर्टेन क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट ज्वाइन एंड इनफैक्ट वर्क अगेंस्ट द रिवोल्ट, जैसे कि सिंधिया रूलर्स ऑफ ग्वालियर। यहाँ पर एग्जांपल देने के लिए, उसके अलावा एग्जांपल होगा, बात हम कर सकते हैं पटियाला रियासत की। पटियाले के जितने राजे थे उन्होंने अलग से किया, तो वगैरह वगैरह। गोरखास की बात करते हैं तो उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। बिग जमींदार, क्योंकि बिग जमींदार किसकी साइड के ऊपर थे? देवर विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, सो दे एक्टेड एज अ ब्रेक वाटर्स टू स्टॉप। सिर्फ अगर समझ लोगे तो वहां पर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट सफर्ड द wrath ऑफ द म्यूटिनर्स बैडली एंड एनीवे सॉ देयर क्लास इंटरेस्ट बेटर प्रोटेक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ अगर हम एजुकेटेड इंडियंस की बात करें तो उनका भी यही व्यू था कि अगर अंग्रेज इंडिया के अंदर रहेंगे और वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो हमारा भला होगा। अगर हम इंडिया के साथ जाएंगे, इंडिया को ऐसा कोई भी गवर्न करने वाला नहीं था उस टाइम के अंदर, मुगल्स ही थे। मुगल्स की अथॉरिटी वीक हो चुकी थी, तो उनको लगता था अगर ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी तो ये बेहतर है। सो दे व्यूड दिस रिवोल्ट एज अ बैकवर्ड लुकिंग एंड मिस्टेकनली होप दैट द ब्रिटिश वुड अशर इन एन एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये अगर पॉइंट नोट डाउन करना चाहते हैं तो ठीक है, वैसे कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, आपको याद रहेगा। स्वॉर्ड्स और स्पीयर्स के साथ वो काम कर रहे थे। एंड ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम इंग्लिश मैन की बात करें, सो दे हैड गन्स एंड मस्कट्स, इस वजह से उन्होंने हारना था। उनके पास एनफील्ड राइफल थी, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था, जिसकी वजह से वो बहुत बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते थे। एंड ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम इंग्लिश सिपॉयज की बात करें, वो रिवोल्टेड, तो उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली दे फेल्ड। तो ये सारा कुछ हमने कर लिया। So the mutineers did not lack a clear understanding of colonial rule, nor did they have a forward-looking program. तो इसी वजह से revolt of 1857 will be suppressed. अब इसके consequence क्या हुए? सबसे पहले तो the direct responsibility for the administration of the country was assumed by the British Crown. किस तरह से? जब हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आएगा, वो मैं आपको सबको डिटेल में पहले कवर करवा चुका हूं, तो यहां पर हम स्किप करेंगे। एंड द कंपनी रूल वाज एबॉलिश्ड, जो भी हमारे पास आएगा। सो लॉर्ड कैनिंग एट अ दरबार एट इलाहाबाद,
विल इशू द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑन नवंबर 1 1858। अगर कल को स्टेट पीसीएस देने जाओगे तो ये डेट पक्का से ध्यान में रखनी है, नवंबर 1 1858। पर उसके अलावा सिर्फ इतना यहां पर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 निकला था उसको कहां पर अनाउंस किया गया था, किसने अनाउंस किया था? सो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद दरबार के अंदर, इलाहाबाद के अंदर इस प्रोक्लेमेशन को अनाउंस किया था 1 नवंबर 1858 को। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि वो उस टाइम का गवर्नर जनरल है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। अब पोस्ट 1857 सिनेरियो की बात करेंगे कि इसके बाद क्या क्या चेंजेस है। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। 1 मिनट का ब्रेक है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट जो रिवोल्ट्स हैं उसको मैं बाद में कवर करूंगा, अगर टाइम कम हुआ तो जो भी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हैं उसके मैं पॉइंटर्स आपको नोट में दे दूंगा, जो हम टेलीग्राम ग्रुप फॉर्म करेंगे उसके अंदर। तो जहां जहां जो इंपॉर्टेंट है उस हर एक चीज का मैं खुद से ध्यान रखूंगा। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि कल को इस कोर्स के अंदर आपको क्रैश कर दिया गया, वो आप, क्योंकि वो मेरा तरीका ही नहीं है काम करने का। थैंक यू अमृता। टिल वेयर विल बी रीच टुडे। तो मैं कोशिश करूंगा अब ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 का सारा आफ्टर मैथ है वो मैं आपको करवा दूं, और उसके अलावा जो प्रीकर्सर है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आज सारा कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो 2:30 बजे तक का तो एटलीस्ट लेक्चर होगा, तो उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि मेरे को सारा सिलेबस कवर करवाना है तो थोड़ा लेक्चर लंबा होगा। एक वैसे क्वेश्चन है आप सबसे, अगर लेक्चर लंबे होते हैं तो उससे आपको कोई मतलब कि प्रॉब्लम तो नहीं है कि अगर मैं 3 घंटे का लेक्चर लेने लेना चाहूँ किसी दिन? क्योंकि अभी तो हम मोस्टली 2:30 या फिर 2:30 से कम ही रखते हैं। अगर किसी दिन 3 घंटे का लेक्चर लेना चाहो, सो आर यू ऑल ओके विद दैट? क्योंकि फिर मेरे को है कि मैं चीजें ज्यादा कवर करवा दूंगा। तो चलो अब आगे कवर करते हैं। अब आफ्टर मैथ ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। वो मैं आप सबको पहले ही कवर करवा चुका हूं उस पूरे एक लेक्चर के अंदर, वहां से आपको कवर करना है। यहां पर ऑल दो आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, पर यहां से फिर आप छोड़ के स्किप करके जाओगे। ठीक है, ये वही सारा कुछ लिखा हुआ है, वो मैंने आपको सारा कुछ करवा दिया है, वाइस रॉय वगैरह वो सारे पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डन दिस ऑल। अब जो उसके अलावा चीजें करी गई, अब देखो जिन जिन मुद्दों के ऊपर ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था ना, तो हर एक मुद्दे को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। सबसे पहले तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला मुद्दा था कि अगर किसी भी राजे का बेटा नहीं है तो उसकी टेरिटरी को हम अनेक्स कर लेंगे। तो वो कह दिया गया कि अब से हम नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी को पीछे कर दिया गया, अब से जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रिटिश क्राउन के। तो यहां पर कहा गया कि अगर किसी भी प्रिंसली स्टेट का कोई टेरिटरी, कोई ट्रीटी हुई पड़ी है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सेम जो आपकी ट्रीटी है वो क्राउन के साथ ट्रांसफर कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो अभी हम देखेंगे, ये आपको ध्यान में रखने हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो नाउ सो द पीपल ऑफ इंडिया वर प्रोमिस, सबसे पहले फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि रिलीजन का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि नहीं सुना जा रहा था। और अब अंग्रेजों को यह समझ आया, क्योंकि इंडिया इज इनहेरेंटली अ रिलीजियस स्टेट, तो उनको लगा कि रिलीजन के मुद्दे को समझना पड़ेगा विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिशियल। ये सबसे पहला पॉइंट आ गया। देन द आर्मी, आर्मी ने रिवोल्ट किया था, तो उनको यह समझ में आ चुका था कि अब आर्मी को दोबारा से
रीशेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, उसको रीअलाइन करना पड़ेगा कि कौन से किस तरह के बंदे होंगे। तो आप देखेंगे कि जितने भी एम्पायर्स के लोगों ने साथ दिया था इंग्लिश आर्मी का, तो उनको मार्शल रेसेस डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये बहुत अच्छे तरह से लड़ते हैं क्योंकि इन्होंने हमारा साथ दिया है। तो जैसे सिख एम्पायर की बात करें, यहाँ की फौज की बात करें, गोरखास की बात करें, तो उनको जो मार्शल रेस का स्टेटस इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाके साथ दिया था, ना कि अपने लोगों का साथ दिया। तो ये सारा कुछ है, ये बेसिक पॉइंट्स हैं। The British could no longer depend upon an Indian loyalty, so the number of Indian soldiers was drastically reduced, even as the number of European soldiers were increased. अब आगे चल के हम करेंगे, अभी तक कुछ भी आपको नोट डाउन नहीं करना। ये अगर आपको मार्शल रेसिस वाला पॉइंट याद रह जाएगा वेरी वेल एंड गुड, नहीं तो नोट डाउन कर लेना, वैसे बहुत ही जेनरिक पॉइंट है। उसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट चीज की गई कि अब से जो आर्टिलरी है, जो बंदूकें हैं, जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है, वो किसी भी इंडियन सोल्जर को नहीं दिया जाएगा, उनको सिर्फ लाठियां वगैरह दी जाएंगी। और ये एक बड़ा चेंज था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के अंदर लाया गया। इसको अगर आप याद रख सके तो वेरी वेल एंड गुड, नहीं तो नोट डाउन कर लो। So, an Indian artillery units, except a few mountain batteries, were made defunct, कि उनको बंद कर दिया गया। All the higher posts in the army and the artillery department were reserved for the Europeans. So, उनको मानना था that the Indians were beyond reform, कि इनको रिफॉर्म किया ही नहीं जा सकता, ये अनसिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड तरीके से ही रहेंगे। एंड इसी के साथ द कंजर्वेटिव रिएक्शन इन इंग्लैंड मेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया more autocratic, and it began to deny the aspirations of the educated Indians for sharing power. ये बेसिक है, आपको कुछ भी नहीं करना। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल यहीं से शुरू होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि जब तक ये इकट्ठे होकर रहेंगे तो इनको हराना बहुत मुश्किल है। तो यहां से शुरू होगा पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ठीक है, ये बेसिक है, सब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं वो आप छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ करता था कि एक यूरोपियन बंदे के अगेंस्ट सिर्फ क्या हुआ करते थे, 3 हमारे पास इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे। अब इस रेशो को डिस्टॉर्ट किया गया, इसको चेंज किया गया ताकि कल को जो इंडियन सोल्जर्स है वो हावी ना हो सके। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इन द बंगाल आर्मी दिस रेशो वाज फिक्स्ड एट 1 यूरोपियन सोल्जर फॉर एवरी 2 यूरोपियन सोल्जर्स, सॉरी 2 इंडियन सोल्जर्स। आपको याद कुछ नहीं रखना, पहले के टाइम में 5 इंडियन सोल्जर्स के अगेंस्ट 1 यूरोपियन सोल्जर होता था, कि अगर 1 यूरोपियन है तो 5 आप रख सकते हो। अब क्या किया गया, अगर 1 यूरोपियन सोल्जर है तो आप सिर्फ 2 सोल्जर रख पाओगे बंगाल की आर्मी में। सिर्फ आपको इस तरह से रेशो याद रखनी है कि उसको डिस्टॉर्ट किया गया ताकि कल को वो हावी ना हो सके। ऑल द बिग पोजीशंस वर नाउ रिजर्व्ड फॉर द यूरोपियंस, ताकि इंडियंस ऊपर पहुंच ही ना सके। आर्टिलरी, आर्म्स एंड एम्युनिशन वाज नाउ स्पेसिफिकली रिजर्व्ड फॉर द यूरोपियंस। सोल्जर्स फ्रॉम अवध, जिन्होंने अगेंस्ट रिवोल्ट में काम किया था, अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, वर डिक्लेयर्ड एज नॉन मार्शल, while Punjabis, Gorkhas and Pathans were declared as martial, जिन्होंने उसका साथ दिया। So now change in policy towards the upper class. Upper class में कौन है, princes and landlords. Policy of annexation was abandoned, आपको explain कर चुका हूं। Princes and landlords were rewarded and befriended, क्योंकि उन्होंने उनका साथ दिया। Britain became a paramount power, and in 1876 Queen Victoria assumed the title of Empress of India. कल को अगर यहां पर क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं कि 1858 के रिवोल्ट के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकला, जब ब्रिटिश क्राउन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, तो उसी टाइम के अंदर क्वीन विक्टोरिया ने एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल लिया था। तो ऐसा नहीं है। लगभग 20 साल के बाद हमारे पास 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल लिया। प्लीज इसको हमेशा ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं। यहां पर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान में रखिए। ठीक है, नाउ चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स द एजुकेटेड इंडियंस, यहां पर आपको ध्यान में रखना है। ऑल्दो एजुकेटेड इंडियंस ने यूरोपियंस का साथ दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, पर यूरोपियंस को अब ये लगने लग गया
कि अगर हम इनको रिफॉर्म करेंगे, अगर हम इनको एजुकेशन देंगे, तो हो सकता है कल को ये हमारे खिलाफ ही खड़े हो जाए, तो एजुकेशन के प्रोसेस को पीछे करने लगे, जिसने काफी ज्यादा एजुकेटेड इंडियंस को नाखुश किया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नाउ देयर वाज अ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द हायर एजुकेशन, इसको चाहे नोट डाउन कर लो, that the British now became hostile to the higher education in India and even took active steps in curtail after the formation of the Indian National Congress in the year 1885. Indian Civil Services Act of the year 1861. अब जल्दी से ये बता दूं, मैंने आपको कमेटी का नाम बताया था जिसने सिविल सर्विसेज को रेकमेंड किया था, बहुत बार लिखवा चुका हूं, तो प्लीज जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आप देखोगे स्पेसिफिकली सोल्जर्स के ऊपर, मेन बंदों को रिक्रूट करने के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1861 होगा। In order to show off the notion of equality and transparency, this act was passed, which provided an annual competitive exam to be held in London. इसको ध्यान में रखना, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट ऑफ ईयर 1861। पर ये सिर्फ कहने के लिए था, पेपर को डिजाइन ही इस तरह से किया जाता था कि कोई ज्यादा सिलेक्ट ना हो सके, उसकी बात हम बात करें। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द ईयर 1861, ये हम सारा कवर कर चुके हैं, तो यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको मैं स्किप आउट कर रहा हूं। तो देखो यहां पर, क्योंकि मैंने पहले ही सारा करवाया हुआ है, तो यहां पर जो मैंने 10 मिनट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर 15 मिनट लगाने थे, तो ये हमारे यहां पर बच गए। तो जो पहले दिन मैंने 2.5 घंटे की क्लास ली थी, वो फ्रूटफुल ही थी, वो ऐसे वेस्ट नहीं थी। काफी बच्चों ने कहा कि एक लेक्चर, एक सिर्फ एक्ट्स के ऊपर आपने 2.5 घंटे ले लिए, पर उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वो विद द टाइम आपको समझ में आएगी। ठीक है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के अंदर उन्होंने क्या बात करी? सो द पॉलिसी ऑफ लिमिटेड सोशल इंटरवेंशन वाज अबंडन्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, कि अब से हम आपके रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, ना ही हम आपको कहेंगे कि इस तरह से आप बेहतर हो सकते। उन्होंने कहा दैट इंडियंस वर अनफिट टू रूल देमसेल्फ, अब से हम ही आपको बताएंगे कि रूल इस तरह से करना है, वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ है, इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारा कुछ हो गया। वाइट मैन बर्डन, कि आपसे आप हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वगैरह वगैरह। तो ये हो गया हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857, पोस्ट 1857 सिनेरियो। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, ये मैं सारा कुछ कवर कर चुका हूं, तो यहां पर हम इसको नहीं कवर कर रहे। ये दोबारा से मेरे ख्याल वो लग चुका है, तो ये सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। तो यहां से चलते हैं। अब यहां तक अगर किसी को डाउट है, क्वेरी है, तो पूछ लीजिए। 2 मिनट के ब्रेक लूंगा, ताकि मैं ये सारे को कवर करके जाऊं, फिर अच्छा हमारा जो पेस है वो पकड़ हो जाएगी। फिर बहुत सर्टेन पोर्शन बच जाएगा, जो हमारा जो कवरेज है वो काफी लंबी हो जाएगी। तो 5-7 मिनट का मेरे को ब्रेक दे दो, ताकि मैं लंबा लेक्चर बाद में ले सकूं। तो सारे को आज फिर कवर ही करके जाएंगे, नहीं तो 2 बजे तक की क्लास ही, पर इसको फिर मैं एक्सटेंड कर दूंगा। हाँ, मैकेले कमेटी इज द राइट आंसर। 149 हुए हैं। 2 बजे हम दोबारा से मिलेंगे, 11 मिनट की ब्रेक है। हाँ, ये जो सारे नोट्स हैं, ये हर एक स्टेट पीसीएस के लिए रेलेवेंट है। आप किसी को भी उठा के देख लो, उन सबके लिए रेलेवेंट है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। स्पेक्ट्रम से बहुत ज्यादा मैंने ये नोट्स बनाए हैं। मतलब स्पेक्ट्रम से और बहुत सारे सोर्सेज को ऐड करते हुए बिपिन चंद्रा, जो और किताबें हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हर साल नई नई किताब आती है, तो वहां पर है। ऑल्दो देखो हिस्ट्री बहुत बड़ी है, क्योंकि हिस्ट्री इतनी बड़ी है, तो हमेशा अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इसमें नहीं कवर्ड होंगे। पर आप हिस्ट्री में हर एक चीज कवर्ड नहीं कर सकते, ना ही आपको करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर यहां पर आपकी ग्रेव बन जाएगी, इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा, उसके आउटपुट नहीं निकलेगी। तो वहां पर ही मेरा सिर्फ काम है कि आपके लिए इतने नोट्स हैं, आपको वही रट के जाने हैं। आप इन नोट्स के साथ किसी भी और बच्चे के साथ कंपेयर कर लीजिए, आपको एक्स्ट्रा कॉम्पिटेटिव एज रहेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ठीक है, तो चलो अब 2 बजे दोबारा से मिलेंगे, ब्रेक है। अगर कोई डाउट होगा, क्वेरी होगा, तो लिख देना, मैं आके फिर रिजॉल्व कर दूंगा।
तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दो, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। हाँ जी, कल सैटरडे को क्लास नहीं होगी, तो 2 दिन आपके पास रिवीजन के लिए भी होंगे। मेरे पास अगले जो पूरे हफ्ते का जो लेक्चर्स है वो भी मेरे को प्रिपेयर करने हैं, तो कल क्लास नहीं है ना। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। तो उस हिसाब से शायद शेड्यूल भी आपको इसी हिसाब से शेयर किया गया था। बड़े आराम से हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न अब से जो 1885 के बाद का जो सारा टाइम पीरियड है ना, वो बहुत जल्दी कवर होता है। वहां पर इतना ज्यादा कुछ नहीं है। वहां पर आपको कहानी बहुत जल्दी से समझ आ जाएगी। जो पॉइंटर्स है वो मैं आपको खुद से बता दूंगा, तो वो बहुत आसान से हो जाएगा। हाँ, मैकॉले कमेटी इज द राइट आंसर फॉर द सिविल सर्विसेज। 3 बजे के बाद नहीं होगी कभी भी क्लास, 3 बजे तक ही होगी मैक्सिमम, इन केस होगी। तो अब हम बात करेंगे एसोसिएशंस बिफोर कांग्रेस। और इसको यहां पर आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहां पर ना कुछ रेलेवेंट सर्टेन एसोसिएशन है जहां से आपको क्वेश्चन लगभग हर एक दूसरे तीसरे साल पूछा देखा गया है। जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, तो इस तरह के नाम के एसोसिएशन है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रट्टा मारने वाला काम है। मैंने पहले महाराष्ट्र के, बंगाल के, इस हिसाब से एसोसिएशंस को अलाइन किया हुआ है कि पहले ये आई थी, बाद में ये आई थी। अगर करको आपको क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आता है, तो वहां पर आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ये मत करना कि रटना और मारने लग जाओ कि ये एसोसिएशन इस साल में आई है वगैरह वगैरह। तो वहां पर चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। स्मार्ट वे से हम चलेंगे, जितना हमारे बस में है, जितना हम कर सकते हैं उतना ही करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम इनिशियली एसोसिएशंस की बात करें, सो देवर रन बाय वेल्दी एंड द अरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स ओनली। और इन्होंने क्यों बनाई थी एसोसिएशन? ताकि वो अंग्रेजी सरकार के सामने अपनी डिमांड्स को रख पाए, सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ना कि पूरे देश के इंटरेस्ट के लिए। ये आपको सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है। that the associations before the Indian National Congress had secular interest, that they voted, that they represented interest of whole of the India। तो ये चीज गलत होगी। that they had their own personal interest, जिसकी वजह से बना। जो सबसे पहले एसोसिएशन बनेगी जिसका नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी या फिर जमींदारी एसोसिएशन। तो बेसिकली जैसे नाम से ही पता लग रहा है, लैंड होल्डर्स की जो चीजें हैं, जो उनके इंटरेस्ट है, उसको दिखाने के लिए बनी है। तो ये सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। यहां पर आपको चीजें नोट डाउन करनी है, आपको रटनी है। सो थ्रू लॉन्ग पिटिशंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मोस्ट ऑफ देयर डिमांड्स वर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। ये जेनरिक चीजें हैं, ये आप स्किप आउट करो। तो इनिशियली सिर्फ लॉयर, जर्नलिस्ट, डॉक्टर, टीचर्स एक्सेट्रा वो आए जो कि पढ़े लिखे थे, वो सारा कुछ। एंड जो सबसे पहले हम किसी इंसान को क्रेडिट देते हैं जिन्होंने इस पूरे काम को शुरू किया, कि किस तरह से हम अपने इंटरेस्ट को आगे अंग्रेजों के सामने रखेंगे, वो है राजा राम मोहन रॉय। राजा, मेरे को आशा है आपको पता होगा कि किसके द्वारा इनको ये टाइटल दिया गया था, राजा का। इनको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट, क्योंकि इन्होंने ही ये सारा प्रोसेस शुरू किया था। ही वॉज ऑल्सो द पायनियर ऑफ द पोलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया, वेल रेड एंड डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न आइडियाज, तो वगैरह वगैरह। तो ये यहां पर आपको स्किप आउट करना है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर्म किया गया था वो है बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। इसको नोट डाउन कर लो। So this was formed in the year 1836 by associates of राजा राम मोहन रॉय। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, that this was formed by not by राजा राम मोहन रॉय but rather his associates with the aim of discussing government policy and seeking redressal through petitions and memorandums। तो इनिशियली जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनके द्वारा किस तरह से काम किया जाता था? पेटिशंस, प्रेयर, मेमोरेंडम्स। क्योंकि वो कुछ ज्यादा तो कर नहीं सकते, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये हमारा काम कर दीजिए तो हमारे को बहुत भला होगा। तो सबसे पहले एसोसिएशन नाम लिख लो, बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, बाय द एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। इनिशियल है ये सबसे पुरानी जो हमारे को देखने को मिलती है, और तो इसके अलावा भी बहुत सारी होंगी, पर जो फेमस है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। देन वी हैव दूसरे नंबर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है वो है लैंड होल्डर सोसाइटी। अभी के लिए हम इनिशियली सिर्फ बंगाल साइड को कवर कर रहे हैं। यहाँ के जो फाउंडर्स हैं उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, द्वारका नाथ टैगोर एंड राधाकांत देव। इन दोनों को नोट डाउन कर लो लैंड होल्डर सोसाइटी के सामने।
Dwarkanath Tagore and Radhakant Dev, and they order to safeguard the interests of Bengal, Bihar, Odisha. Organize political activity in India, constitutional methods for grievance redress. ये आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है. In July 1839, this landholder society cooperated with the British Indian Society founded by विलियम एडम्स इन लंदन. ये आप छोड़ सकते हो. आगे चल के इन दोनों को क्लब करके एक नई एसोसिएशन बनेगी, हम सिर्फ उसको करेंगे. यहां से सिर्फ इतना नाम नोट डाउन कर लो दैट दिस लैंड होल्डर सोसाइटी वाज फॉर्म्ड बाय द्वारका नाथ टैगोर एंड राधाकांत देव. बस इतना. देन वी हैव बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी. यहां पर अभी हमने जो ये सोसाइटी पढ़ी थी ना, जस्ट अ सेकंड, ये जो हमने ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी यहां पर हम पढ़ के आए हैं, इसी की ब्रांच को जब बंगाल के अंदर खोला गया है उसका नाम है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी. सॉरी, बोर्ड में कोई दिक्कत आ रही है. चलो, तो 1843 में इसको खोला जाएगा. ईयर वगैरह कुछ भी नहीं याद रखना. This was founded with the objective of collection and dissemination of information regarding to actual condition of the people of British India. पर ये आपको कुछ भी नहीं याद रखना. जितने भी आप एसोसिएशन पढ़ोगे तो उसका जो बेसिक मोटिव रहेगा, जो बेसिक समरी रहेगी, वो इसी तरह की है कि लोगों के इंटरेस्ट को सामने रखना. बट रादर जो असल में जो चीज थी जिस वजह से उन्होंने बनाई थी वो था अपने इंटरेस्ट को सामने रखना. पर क्योंकि कहने के लिए हम बहुत चीजें कहने के लिए कहते हैं, जो कि हम कुछ करते कुछ और है, तो उसी तरह की ये सारी एसोसिएशन थी. पर अगर हम ओवरऑल समरी की बात करें कि कल को आ जाए कि ये लोगों के इंटरेस्ट को सामने रखती थी, किस तरह से काम करती थी, तो प्रेयर, मेमोरेंडम, पेटिशन, वो सारा कुछ सेम है. इसको आप स्किप आउट कर सकते हो. बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी. उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि किसके द्वारा खोली गई थी वगैरह वगैरह, तो ये आप सारा कुछ स्किप आउट करोगे. आपको यहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ जहां कहूंगा सिर्फ आपको वही ध्यान में रखना है. अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है. यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी काफी है. जो हमने अभी लैंड होल्डर सोसाइटी पढ़ के आए हैं बाय राधाकांत देव एंड द्वारका नाथ टैगोर, एंड बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो अभी हमने पढ़ी, इन दोनों को क्लब करके एक एसोसिएशन बनी थी जो कि है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन. इसको आपको पक्का ध्यान में रखना है. काम वही सारा कुछ सेम है कि लोगों के इंटरेस्ट को सामने रखना, कि किस तरह से ज्यादा इंडियंस को एसोसिएट करवाया जाए काउंसिल्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर. वही सारा कुछ है. तो आपको इसमें कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ इनका नाम नोम ध्यान में रखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. ठीक है. रिडक्शन, एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी वगैरह वगैरह, यू कैन लीव दिस नाउ. इसके अलावा चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें आपको कुछ, हाँ, इन 1852 ये जो हमने एसोसिएशन कर रहे हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो कि दो के मिलाप से बनी है, इनकी ब्रांचेस खोली गई थी इन बॉम्बे एंड मद्रास एंड वर नोन एज, सबसे पहले बॉम्बे के अंदर बॉम्बे एसोसिएशन एंड मद्रास के अंदर इसको कहा गया है मद्रास नेटिव एसोसिएशन. इसको भी ध्यान में रखना. तो सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको इस पूरे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में से ध्यान में रखना है. सबसे पहले कौन सी दो एसोसिएशन को इकट्ठा करके खोला गया, लैंड होल्डर सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, और उसके अलावा जो इसकी दो ब्रांचेस खोलेंगी, एक बॉम्बे के अंदर बॉम्बे एसोसिएशन एंड मद्रास के अंदर उसका नाम है नेटिव मद्रास एसोसिएशन. सिर्फ इसको ध्यान में रखना. ठीक है. तो यहां पर बेसिक है कि एसोसिएशन बिफोर 1858 क्या था, दे वर डोमिनेटेड बाय वेल्दी लैंडेड जेंट्री, की हर एक का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन थी, आपने किसी भी एसोसिएशन का पार्ट बनना है तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी जो कि है ₹50. जब आप कांग्रेस को पढ़ोगे तो वहां पर देखा जाएगा कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आ सके, तो उनकी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन थी वो थी सिर्फ 4 आना पर आर, सॉरी 4 आना पर ईयर. तो वहां उस हिसाब से थी. यहां पर है ₹50. तो ये बेसिक है, यहां से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये आप स्किप आउट करो. ये सब्जेक्टिव है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है सारा कुछ. तो ये इंपॉर्टेंट है काफी. इंडियन लीग. अब इंडियन लीग वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1875. इस ईयर को याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट. तो देखो, अगर बहुत सारी एसोसिएशन हो ना, मान लो 10 एसोसिएशन है, तो जो बच्चे थोड़ा हार्ड वर्क करने में बिलीव करते हैं वो 10 की 10 रट लेंगे. पर जो बच्चे स्मार्ट होंगे, जिनको पता है कि पेपर को निकालना कैसे है, वो बीच में से गिने चुने 3 से 4 एसोसिएशन को याद करेंगे और वो पक्का से फिर याद हो जाएंगे. क्योंकि किसी बच्चे ने 10 याद करनी है और किसी बच्चे ने 4 याद करनी है, तो वो 4 ईयर याद करने बहुत आसान है.
कल को क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आएगा, तो अगर 4 आइडेंटिफाई हो गए तो बीच में कहीं पर तो ऑप्शंस को एलिमिनेट होगा, वहां पर आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको स्मार्टली चलना है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है। सो अगर हम इंडियन लीग की बात करते हैं तो वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई है? इट वाज एस्टेब्लिश बाय शिशिर कुमार घोष इन द ईयर 1875 with the objective of stimulating the sense of nationalism among the people and for encouraging political education। वही सेम बेसिक एजेंडा। अब इस इंडियन लीग के अंदर कौन सी जो मैगजीन है वो निकाली जाती थी? उसका नाम है अमृता बाजार पत्रिका, विच वॉज अ नोटेड बंगाली न्यूज़पेपर। अब देखो बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर या फिर अपने अपने अलग अलग पब्लिकेशंस निकाले। अगर आप एक लिस्ट बना के उनको रटने लग जाओगे तो बहुत मुश्किल होगा इस तरह से एक लिस्ट को रटना। बीच बीच में जहां जहां इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी वहां पर मैं आपको बताता चले जाऊंगा, वहां से सिर्फ आपको रट्टे मारने। अगर आप चाहते हैं कि इसको अलग से एक पूरी लिस्ट बनाना, एक पेज बनाना, न्यूज़पेपर एंड इट्स फाउंडर्स, तो वो भी कर सकते हैं, पर अगर आप बीच बीच में रटते रहेंगे तो वो आसान हो जाएगा। तो इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष, और इनके द्वारा जो निकाली जाती थी पब्लिकेशन अमृता बाजार पत्रिका, ये 3 पॉइंट आपको यहां से ध्यान में रखने हैं। अकबर टू इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। उसके अलावा इंडियन एसोसिएशन, अब यहां पर पहले हमने की है इंडियन लीग जो कि है शिशिर कुमार घोष के द्वारा, अब यहां पर है इंडियन एसोसिएशन। इसको ध्यान में रखना, कल को कंफ्यूज मत हो जाना इंडियन लीग के साथ। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस एसोसिएशन। द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ऑल्सो नोन एज द इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सुपरसीडेड द इंडियन लीग। कि इंडियन लीग को किसने सुपरसीड किया, उसके पूरे स्ट्रक्चर को वगैरह को? दिस वाज सुपरसीडेड बाय इंडियन एसोसिएशन and was founded in 1876 by younger nationalists of Bengal led by सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इस एक पॉइंट को नोट कर लो, इंडियन एसोसिएशन, क्योंकि इसी के मॉडल के ऊपर आगे चलते हुए आप देखेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन से ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली लीड करेगी, वो है इंडियन एसोसिएशन या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काम क्या क्या है वही सारा कुछ सेम है, उसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कल को कुछ भी आएगा कि ये अंग्रेजों के खिलाफ काम करते थे, लोगों को किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेके आए, तो जितने भी जेनेरिक वर्ड हमारे देश के फेवर में होंगे वो सारे इसके लिए ओके हैं, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इंडियन एसोसिएशन स्पॉन्सर्ड एन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, जिसको माना जाता है कि ये इनिशियल कांग्रेस थी, विच फर्स्ट टुक प्लेस इन कलकत्ता ऑन दिसंबर 20 30 1883, जहां पर बहुत सारे डेलीगेट्स आए और जो पूरी एनुअल सब्सक्रिप्शन है उसको रखा गया ₹5 पर एनम वगैरह वगैरह, पर ये आप सारा कुछ छोड़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो ये सारा कुछ हो जाएगा। इनके द्वारा एक स्पेशल इंडियन सिविल सर्विसेज एजुटेशन निकाली गई थी, इसको नोट डाउन कर लो। इंडियन एसोसिएशन के द्वारा जो इंपॉर्टेंट एजुटेशन निकाली गई वो है इंडियन सिविल सर्विसेज एजुटेशन, जहां पर यह बात करी गई कि जो आपने ईयर बढ़ाई है, ईयर को कम किया है, सॉरी, इनिशियली जो इस सिविल सर्विसेज के अंदर ईयर था कि आप कितने साल तक पेपर दे सकते हैं, जैसे आज के टाइम में जनरल कैटेगरी की बात करें तो 32 ईयर्स है, उस टाइम के अंदर था 21 ईयर्स। उसको 2 साल कम करते हुए और ज्यादा टफ बनाने के लिए, ताकि इंडियंस ना पार्टिसिपेट कर सके, तो यहां पर था 19 ईयर्स। तो उसी के चलते यहां पर इंडियन सिविल सर्विसेज एजुटेशन है, किसने निकाली है? इंडियन एसोसिएशन ने। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो नाउ पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बॉम्बे, अभी तक जितने भी हमने एसोसिएशन अभी कवर की है ये है सारी की सारी बंगाल की। तो एरिया वाइज मैंने सबको कवर किया है ताकि याद रखने में आपको काफी ज्यादा आसानी हो। सबसे पहले यहां पर है बॉम्बे एसोसिएशन। तो वहां पर जो मैंने आपको करवाई थी कि 2 ब्रांचेस खोली जाएंगी, एक बॉम्बे एसोसिएशन और दूसरी नेटिव मद्रास एसोसिएशन। वो किसकी थी? सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, उसी की ब्रांच है, तो उसके अंदर ये खोली जाएगी। देन वी हैव पूना सार्वजनिक सभा, विच विल बी फाउंडेड बाय एमजी रानाडे। इसको नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वाज आल्सो अ प्रीकर्सर टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड लास्ट में हमारे पास है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, तीनों नाम रटने हैं, जहां पर कह रहा हूं रट्टा मारना है उसके पीछे मैं मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है जो मैं आपको सुना सकूं, तो वहां पर आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। सो दिस बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय बदरुद्दीन तायब जी।
फिरोज शाह मेहता एंड केटी तलंग। ईयर चाहे छोड़ दो, बस इतना ध्यान में रखना। अगर ईयर याद रखना है तो बहुत आसान है, क्योंकि 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होगी और इसी साल फिर हमारे पास है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। वेरी इजी। तीनों नाम आपको पक्का से ध्यान में रखने हैं। सो इट चैंपियन इंडियन इंटरेस्ट एंड होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बॉम्बे एट द एंड ऑफ द ईयर 1885। इसको भी नोट डाउन कर लो, ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बदरुद्दीन तायब जी, फिरोज शाह मेहता एंड केटी तलंग। देन मद्रास की बात करें, यहां पर सबसे पहले मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जो अभी हम ब्रांच की बात कर रहे थे, वही सारा कुछ है। इट इज अ ब्रांच ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसी तरह की एक और एसोसिएशन है जो कि है मद्रास महाजन सभा। यहां पर कौन कौन है? एम वी राघवाचार्य, बी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी अनंत चलू। ये नाम आपको रट्टे मारने हैं। तो देखो अभी तक ऑल दो 3 से 4 एसोसिएशन हैं जिसके आपको नाम रट्टे मारने हैं, पर अगर आप मार लोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसी वजह से दोबारा दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूं। ऑल्दो रट्टा मारना थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर प्लीज यहां पर मार लेना, क्योंकि मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है जो मैं इसके साथ सुना सकूं। तो प्लीज इसको मार लेना। बहुत सारी एसोसिएशंस है, उसमें से रिलेटिवली सिर्फ 3 से 4 नाम है जहां पर आपको रट्टे मारने हैं, तो वो उतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। सो इन द एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एक लौती एसोसिएशन जो हमारी वन ऑफ द, उसके अलावा भी थी जो कि प्रोमिनेंट थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दादाबाई नरोजी इन द ईयर 1866। ईयर छोड़ दो। कहां पर है ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? दिस वाज फॉर्म्ड इन लंदन टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चन एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक मैन इन इंग्लैंड टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर। तो यहां पर ये एक चीज याद रखना कि ओनली इंडियन एमपी टू बी हाउस्ड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, की सॉरी इंडियन एमपी नहीं, ओनली ब्रिटिश एमपी टू बी इलेक्टेड एज एन इंडियन, की किसी इंडियन को ब्रिटिश के अंदर जाके एमपी इलेक्ट किया जाए, तो वो भी है दादाबाई नरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर इनको नॉमिनेट किया गया था। तो ये एक चीज यहां पर नोट डाउन कर लो दादाबाई नरोजी के साथ। और उनकी एसोसिएशन कौन सी है? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, लंदन के अंदर। तो ये हमारी सारी एसोसिएशंस होगी। अगर अभी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज बता दीजिए, फिर हम आगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ शुरू करेंगे। सिर्फ यही कवर करेंगे, फिर उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, पर ये कांग्रेस तक 1885 तक सारा कवर करेंगे। प्लीज एक बार अप्लाई कर दो, फिर मैं आगे चलूंगा। अगर आप देखोगे तो दिसंबर के महीने के अंदर ही सारे सेशन हुआ करेंगे, क्योंकि एक तो उस टाइम के ऊपर ठंड होती है, तो उस टाइम के अंदर ज्यादातर लोग जो ठंड में ही मिलना पसंद करते थे। और इस कांग्रेस को कहा जाता था टी पार्टी पॉलिटिक्स। कि महात्मा गांधी ने अपनी किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जो कांग्रेस के सेशन होते थे वो 3 दिन के लिए होते थे। पहले दिन लोग आते थे, आके सेटल होते थे, दूसरे दिन चाय वगैरह पीते थे, और तीसरे दिन फिर वापस जाने के लिए तैयारी करने लग जाते थे। तो महात्मा गांधी ने इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया अपनी किताब के अंदर, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के अंदर। तो उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं, जो कि इस मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, वो आते हैं, गंद वगैरह मचाते हैं, क्योंकि उस टाइम के अंदर जो सैनिटेशन है उसका तो कोई प्रावधान होता नहीं था। तो वो जिस तरह से उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते थे, वो वहां पर जो बाकी कांग्रेस वॉलंटियर्स थे जो लोअर लेवल के थे, उनको साफ करने पड़ते थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना की अपने किताब के अंदर। तो अगर कन्वेंशन वाइज बात करें, ये कन्वेंशन थी कि हर साल 3 दिन के लिए दिसंबर के महीने में आपको कांग्रेस का सेशन देखने को मिलेगा। एक ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो पहला कांग्रेस का सेशन है
वो पहले पूना में होना था, पर पूना में कॉलरा की आउटब्रेक की वजह से इसको अल्टीमेटली बॉम्बे में शिफ्ट किया गया था। उसके अलावा एक कन्वेंशन और थी कि मान लो जिस भी स्टेट के अंदर वो कांग्रेस का सेशन हो रहा है, तो कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं बन सकता जो कि उसी स्टेट को बिलोंग करता हो। जो प्रेसिडेंट है वो बाहर की किसी भी स्टेट से बनेगा। अल्टीमेटली 1907 की जब सूरत स्प्लिट होगा, वहां पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आइए, ये पूरी कहानी है कि किस तरह से शुरू हुआ। अब हम शुरू करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको स्टार मार्क कर दूंगा। सो पॉलिटिकल यूनिटी, ये सारी बातें हैं जो जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की पॉलिटिकल यूनिटी के लिए वगैरह वगैरह, ये हम सारे स्किप आउट कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, कि अब तक कम्युनिकेशन आ चुका था, रेलवेज आ चुके थे। जल्दी से बता दीजिए कि रेलवेज किस साल के अंदर आए हैं हमारे इंडिया में, और पहली जो रेल लाइन है वो कहां से कहां तक चली थी, प्लीज जल्दी से ये बता दीजिए। तो जैसे जैसे रेलवेज आते चले गए, टेलीग्राफ आ गया, तो लोगों ने जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया, जब उनको पता लगा कि उनकी भी वही सारे दुख हैं कि हमारे को देश को आजाद करवाना है, जैसे जैसे लिटरेचर आया, तो उसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया कि नेशनलिज्म क्या होता है। क्योंकि उससे पहले हमारे देश में रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले जो नेशनलिज्म की भावना है वही नहीं थी। उसी के चलते यहां पर देखने को मिलता है कि इन सारी चीजों की डेवलपमेंट ने भी बहुत ज्यादा एक रोल प्ले किया है इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये सारा कुछ है। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वेस्टर्न एजुकेशन, तो इंग्लिश लैंग्वेज जब आई, उन्होंने बताया कंसेप्ट्स ऑफ फ्रीडम, कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब ने भी हमारे सबको इंप्रेस किया। देन द रोल ऑफ द प्रेस, कि जैसे जैसे प्रेस आई, जब जैसे पर्चे बंटने लगे एक भाषा में फिर दूसरी भाषा में, तो जब लोगों के पास वो पहुंचे, लोगों ने उनको सुनाया एक दूसरे को, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नेशनलिज्म के अंदर। ये सारे जेनेरिक पॉइंट है, ये मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि आपको सबको ये मैं मान के चलता हूं कि आपको पता होगा, क्योंकि आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। तो इसमें इसके अलावा जो बहुत सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हो, जैसे कि ब्रह्मो समाज, रामाकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो इन्होंने भी काफी ज्यादा इफेक्ट डाला लोगों को जागरूक करने में। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। एंड देन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशर्स, कि जैसे 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 दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब लिखी, आरसी दत्त ने अन इकोनॉमिक ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया लिखी, तो ये ऑल्दो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी, तो उसने भी काफी ज्यादा लोगों को बताया कि किस तरह से हमारा जो पैसा है वो इंडिया में से निकलता जा रहा है। एंड अल्टीमेटली फिर लोगों को पता लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ हमारे को खड़ा होना चाहिए। और वो खड़ा कैसे होंगे, एक एसोसिएशन बना के, उसके थ्रू फिर वो खुद को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, बॉम्बे टू थाने इन द ईयर 1853, शाबाश। तो चलो अब आगे कवर करते हैं। रिफॉर्म मूवमेंट्स के रिगार्डिंग मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली पॉइंटर्स फॉर्म में ही दूंगा सारे। अगर लास्ट में लेक्चर का टाइमिंग बचेगा तो उसको भी मैं कवर कर दूंगा। ठीक है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन बाय लिटन, अब ये समझ लो। जैसे ये एक लिटन आएगा, उसके बाद आएगा रिपन। लिटन को आपको इस तरह से ध्यान में रखना है कि लिटन एक ऐसा बंदा था जिसने बहुत सारे बुरे काम किए, और रिपन एक ऐसा बंदा था जिसने वो बुरे कामों के लिए, उसको यहां पर जो बुरे काम हुए उसको सही करने की कोशिश किसके द्वारा की गई, रिपन के द्वारा। सो लिटन गवर्नर जनरल है, उसके बाद का जो अगला गवर्नर जनरल है रिपन। लिटन के टाइम के अंदर हम बात करें तो इसने ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली दरबार एट अ टाइम when the larger part of India was in the grip of the famine। तो ये एक आपको चीज याद रखनी है। उसके अलावा लेटन के टाइम पीरियड के अंदर ही वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को पास किया गया था। ये जो डेवलपमेंट ऑफ द प्रेस है, ये मैं आपको अलग से करवाऊंगा, क्योंकि ऑल्दो ये जब आप फाउंडेशनल हिस्ट्री करते हो तो वहां पर नहीं करवाया जाता, पर आजकल क्योंकि प्रेस का बहुत ज्यादा मुद्दा चलता है न्यूज के अंदर, तो प्रेस इनहेरेंटली काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस वगैरह का काफी मुद्दे चलते हैं। तो उसी वजह से जिस तरह से डेवलपमेंट ऑफ प्रेस हुई है, ये मैं आपको अलग से आधे घंटे के लिए पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पर आपको चीजें ध्यान में हो जाएंगी। उसी वजह से मैं कह रहा हूं, जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है, ये आपने हर एक बच्चे ने किए होंगे, पर जो प्रेस है, एजुकेशन है, ये बहुत कम बच्चे करते हैं। तो उसी वजह से मैं चाहता हूं वो मैं आपको अलग से करवा दूं। जो मुद्दों आपके पास नोट्स होंगे जो आपने खुद से किए हुए हैं, वहां पर मैं आपको सिर्फ नोट्स दूंगा। ठीक है। तो ये सारा कुछ लिटन के टाइम के अंदर हुआ। उसके अलावा लिटन को और रिपन को मैं अलग से भी कवर करूंगा बाद में। एंड देन
आर्म्स एक्ट क्या था? एक ऐसा एक्ट था जहां पर लोगों, ताकि इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा आर्म्स ना मिल सके, उनको लाइसेंसेस ना मिल सके, उसकी वजह से आर्म्स एक्ट पास किया गया था। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट क्या था कि प्रेस के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। जल्दी से मुझे ये बता दो कि दैट द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? जल्दी से ये बता दो। गवर्नर, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, तो वही आगे कॉन्टिन्यू। देन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अब ये समझ लो कि ये इल्बर्ट बिल क्या था। इसको सिर्फ समझना, अगर आपको नोट डाउन करना हो तो साथ में नोट डाउन कर लेना जो मैं समझा रहा हूं। तो ये एक बिल पास किया गया था बाय रिपन। रिपन जो कि लिटन के बाद आएगा। उसके हिसाब से क्या था कि पहले के टाइम में जो इंग्लिश काउंटर पार्ट्स हैं, जो इंग्लिश बंदे हैं, वो सिर्फ इंग्लिश जजेस के कोर्ट्स में ही जाएंगे, वहां पर उनके मुद्दे जो है सिर्फ इंग्लिश जज ही सुन सकते हैं। पर रिपन ने एक ऐसा बिल पास किया जिसके हिसाब से मान लो कि इंग्लिश बंदे का कोई केस है, वो इंडियन पर्सन के कोर्ट में भी जा सके। तो ये था इल्बर्ट बिल। पर वहां पर जो अंग्रेज लोगों की जो ईगो है वो हर्ट होगी कि किस तरह से एक इंग्लिश बंदा किसी इंडियन बंदे के कोर्ट में जाएगा, उससे प्लीड करेगा कि मेरे को सजा मत दो। तो इस वजह से है ये सारी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, जैसे ही ये कंट्रोवर्सी हुई तो इस बिल को खारिज कर दिया गया और इसमें अमेंडमेंट्स करते हुए फिर इसको चेंज कर दिया गया। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। रोल ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया की जैसे जैसे मिडिल क्लास बढ़ती चली गई तो हमारे को अपने इंटरेस्ट के बारे में पता लगा। तो ये सारा कुछ है। नाउ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये मैं आपको बता चुका हूं, विच वॉज हेल्ड इन 1883 1885। इन्होंने काम किया इंडियन एसोसिएशन ने। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो इसके हेड थे। इंडियन लीग ने किसको, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसको सुपरसीड किया था? इंडियन लीग को। और इसके फाउंडर कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के लिए। तो यहां पर एक थ्योरी है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था तो उसके साथ है एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। वो सिर्फ अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो आपको याद रहेगा। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। तो इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के हिसाब से क्या है कि अंग्रेजों ने जानबूझ के कांग्रेस को बनाया था ताकि दिस कैन एक्ट एज अ कुकर, प्रेशर कुकर। ये मान लो जैसे कि सेफ्टी वॉल लगा होता है ना प्रेशर कुकर के ऊपर, कि धीरे धीरे से वहां पर टाइम पीरियोडिकली वहां से जो प्रेशर है वो निकलता रहे इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो उसी तरह से उन्होंने सोचा था कि अगर हम कांग्रेस को बना देंगे, अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा एक तरह से प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो कांग्रेस टीम की तरह उसको निकालती रहेगी और दोबारा से रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं होगा। और जिस बंदे को मेन आर्किटेक्ट माना जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, वो है एओ ह्यूमे। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना, बस इतना। ठीक है, बस इतना। उसके अलावा ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज है कि क्या ये सच था, क्या ये गलत था। हर एक बंदे ने अपने तरह से बताने की कोशिश की है, पर हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। यहां पर मैं कुछ थोड़ा बहुत इंडियन लिटरेचर के बारे में लिखा गया है कि कौन सी चीज कब लिखी गई है वगैरह वगैरह, तो ये चीजें आपको रखनी है। सबसे पहले तो इन 1860s आ बंगाली प्ले कॉल्ड नील दर्पण। नील दर्पण क्या है कि जो तीन कटे सिस्टम, जो इंडिगो लगाने के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता था, तो उसके ऊपर दीन बंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कल को पूछा स्टैंड अलोन पूछा जा सकता है कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है। सो द आंसर इज दीन बंधु मित्रा। कब लिखा गया है? 1860s के आसपास। देन हम बंकिम चंद्र चैटर्जी की बात करते हैं तो इन्होंने क्या लिखा है? आनंद मठ। एंड ये इसके अंदर जो हमारा फेमस नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो हमारे को देखने को मिलता है। देन भारतेंदु हरीशचंद्र, इनको माना जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न हिंदी। तो ये सारे फैक्ट आपको पक्का से नोट करने हैं, यहां पर इनको पक्का से पूछा जा सकता है, इनकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, एओ ह्यूमर वाला सारा मैंने आपको पॉइंट बता दिया जो कि आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि इस 1885 के दौरान हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सो द आंसर इज लॉर्ड डफरिन। वैसे नाम डफर है तो आपको चीज ध्यान में रहेगी। लॉर्ड डफरिन वाज द गवर्नर जनरल ऑफ दैट टाइम एंड एओ ह्यूमर वाज द जनरल सेक्रेटरी टू कांग्रेस। ये आप स्किप आउट कर सकते हो। So, or they organized the first session of the Indian National Congress at Goguldas Tejpat Sanskrit College in Bombay in December 1885। ये एरिया याद, जगह याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको स्किप आउट करो।
ये पूरी कहानी है कि ये क्या है, किस वजह से है, वगैरह वगैरह। पुणे वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, सिर्फ वही आपको ध्यान में रखना है, उसके अलावा जरूरी नहीं है। यहाँ पर फेजेस है, किस फेजेस में, किस तरह के फेजेस में कांग्रेस ने ऑपरेट किया। जैसे फर्स्ट फेज की बात करें तो वहां पर मॉडरेट्स का डोमिनेशन था। मॉडरेट्स का क्या तरीका था कि सिर्फ प्रेयर से, प्रोटेस्ट से, मेमोरेंडम से हम अपने काम चलवाएंगे। फिर एक्सट्रीमिस्ट आगे जो कि थोड़े एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के साथ काम करना चाहते थे, स्ट्राइक्स करना चाहते थे, बॉयकॉट करना चाहते थे, तो वो आ जाएंगे। फिर जब अल्टीमेटली 1914 में महात्मा गांधी हमारे इंडिया में वापस आएंगे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, सो 1914 से लेकर 1947 तक का जो फेज है वो महात्मा गांधी डोमिनेट करेंगे। पर ये सारा जो सब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर हम जब 1885 में जो कांग्रेस सेशन होगा उसके प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है डब्ल्यू सी बैनर्जी। इस चीज को पक्का आपको नोट डाउन करना है कि पहले प्रेसिडेंट कौन है। अब जैसे जैसे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे तो बीच बीच में स्पेशल पॉइंट्स में आपको ऐसे ही बताता जाऊंगा। जैसे पहला कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन है तो डब्ल्यू सी बैनर्जी। पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, पहले वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। तो इस तरह से जब जब जहां जहां बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करते जाना है। यहाँ के लिए सिर्फ इतना याद रख लो कि पहले हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं 1885 के, सो द आंसर इज डब्ल्यू सी बैनर्जी। तो अगर हम पहले की बात करें तो इसमें जितने भी बंदे हैं, यहां पर डब्ल्यू सी बैनर्जी के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, दैट ही वाज द फर्स्ट एवर पर्सन, इंडियन पर्सन, जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जाके, पार्लियामेंट के अंदर जाके इलेक्शंस को कंटेस्ट किया था। ऑल्दो वो हार गए थे, बट ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू कंटेस्ट द इलेक्शंस इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, बट द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड एज अ एमपी इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। तो वो कौन है? दादा भाई नरोजी। ये मैं आपको लिखा चुका हूं। अगर इनिशियल सेशन की बात करें तो यहाँ पर 72 डेलीगेट्स हैं, आउट ऑफ विच 39 वर लॉयर्स। पर ये जेनरिक पॉइंट है, आपको ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री सेशन है, 9 सेशन में, वो आपको कुछ भी नहीं करना, ये जरूरी नहीं है। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो दिस इज हाउ वी विल एंड विद टुडेज सेशन। यहां पर हमने कांग्रेस की फॉर्मेशन कर ली है। अब हम आगे इसके बाद 1885 से लेके 1916 तक मंडे के लेक्चर में कवर करेंगे। अब अगर कोई आपके पास डाउट है, क्वेरी है, तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे।